ओके, इंडिया और फ्रांस का स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अभी ये भी निकल गए थे जॉगिंग पे, तो इनका भी वीडियो वायरल हुआ। ठीक है, जॉगिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंप्लिसिटी का एक एग्जांपल आ जाता है कि देखो बाकी गाड़ियां लेके ही निकलते हैं, ये निकल गए हैं दिल्ली की सड़कों पे। बट एनीवेज, यहाँ पे पार्टनरशिप को लेके दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, पार्टनरशिप की बात करी, हर फील्ड आएगा, इकोनॉमी भी आएगी, डिफेंस भी आएगी। बस एक जगह पे हर्डल आएगा जहां पे ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इंडिया की तरफ नहीं करना चाहते, जो हम बार बार मांगते रहते हैं। और गैलियम नाइट्राइड वाली केस स्टडी आपने कर ली थी, वो हमने खुद प्रोड्यूस करी इसी रीजन की वजह से। अब इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को लेकर नंबर वन तो पार्टनरशिप को और ज्यादा इंक्रीज करना है। अब जैसे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का पूरा दोनों का जीडीपी अगर टोटल कर दे तो कितना कंट्रीब्यूशन आता था परसेंटेज में? 25%। इन दोनों का मिला के 40% तक का चला जाएगा, मतलब अगर दोनों का मिला दिया जाए आउट ऑफ 100, तो मतलब ठीक ठाक पार्टनर्स हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक पॉइंट ऐड करा गया है कि जब सारे यूएस वगैरह सैंक्शन लगा रहे थे इंडिया के ऊपर कि आपने क्यों अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा था, उस टाइम पे फ्रांस ने नहीं बोला था कि हम इनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, कि बना लिया तो ठीक है, हमारे पास भी तो है ही। वो वाली सॉफ्ट अप्रोच इंडिया की तरफ रखी गई थी। तो यहाँ पे एक तो टाइज आगे, जिसमें आप सारे फैक्टर्स लिखते हो, लगभग जितने भी रिलेशन आज तक आपने पढ़े हैं वैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे। नंबर टू, इंडिया में एआई समिट चल रहा था, तो वो वाला फैक्ट आ जाएगा। एंड नंबर थ्री, G7 का इन्विटेशन दिया फ्रांस ने इंडिया को, क्योंकि G7 समिट 2026 होगा फ्रांस में, तो वेन्यू वहां पे है, तो एक इन्विटेशन आ जाता है। तो G7 को जस्ट हम टच करके निकल जाएंगे। अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब आपकी ऑयल क्राइसिस वाली प्रॉब्लम हुई थी 1970s में, वैसी कोई प्रॉब्लम और इमर्ज ना करे, तो इसी वजह से G6 ग्रुप को, पहले G5 था, G6 था, पहले G5 था 1975 में, फिर G6 अगले ही साल बना 1976, फिर थोड़े टाइम के बाद G7 बना, फिर G8 बना, फिर दोबारा से G7 बना। तो वो वाली स्टोरी देख लेंगे। बाकी जून मंथ के आसपास आपको G7 का समिट मिलेगा। बीच में आता है ना बिल्कुल G7 समिट, जैसे ब्रिक्स बिल्कुल एंड में जैसे आता है, तो ये बीच में आता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, वो नवंबर मंथ उसके लिए डेजिग्नेट करा जाता है कि नवंबर मंथ में चलाएंगे। तो सबसे पहले तो इनके रिलेशंस को देख लेते हैं। अगर मैप पे देखोगे तो यहाँ पे आ गया फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पता ही है आपको, पेरिस आ गई। और ये वाली कौन सी बे थी? बे ऑफ बिस्के। चलो ये रट लिया आपने। और यहाँ पे आ गया स्पेन। ऊपर की तरफ कौन सा चैनल था? इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे ज्योग्राफी आ गई। और इस बार बुलाया गया इनको क्योंकि इंडिया के भारत मंडपम में चल रहा था एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, और दूसरा इन्होंने सोचा जाए आते हैं क्योंकि हमने भी इनविटेशन देना है इंडिया को फॉर G7। तो सारी चीजें देख लो। इस बार बायलेटरल टाइज में बोला कि हमारे जो रिलेशन है काफी ज्यादा स्पेशल हैं, तो स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और जो विजन लेके चलेंगे वो टिल 2047। अब 2047 ही क्यों चूज करा गया? तो एक तो विकसित भारत, और उसी दिन क्या होगा? विकसित भारत क्यों उसी दिन को डिसाइड करा? क्योंकि हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे आजाद हुए। तो फ्रांस ने बोला कि हम इंडिया को पूरा सपोर्ट करते हैं, तो इसी वजह से विजन टिल 2047 को रखा गया। कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म अलायंस है, मतलब अगर पुराने टाइम से देखोगे काफी टाइम से हम फ्रेंड्स हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है दोनों ही कंट्रीज की। ग्लोबल गवर्नेंस, मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस थ्रू आउट यूरोपियन यूनियन भी आपने देखे, इंडिया के अंदर भी देखे। वो जो सारा ट्रम्प टैरिफ चल रहे थे, आजकल चुप ही है, आजकल कुछ खास आपको टैरिफ नहीं सुनाई देंगे। अब सारा जो मीडिया है वो जो AI समिट है उसकी तरफ ओरिएंट हो गया है। तो ये सारी चीजें चलो चेंज होती रहती हैं। एंड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस आ गया, न्यूक्लियर, रेजिलियंट सप्लाई चेन, तो ये सारी चीजों पे फोकस करेगा इंडिया एंड फ्रांस। अर्ली फाउंडेशन, तो जो डिप्लोमेटिक टाइज थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसी टाइम से फ्लरिश कर जाते हैं। इवन फ्रेंच कॉलोनीज आपको इंडिया के अंदर भी मिलती थी, पर फ्रेंच ने डिसाइड करा था हम जा रहे हैं यहाँ से, पर कल्चर पीछे रह ही जाता है। एनीवेज कॉलोनी इनकी भी हुआ करती थी। उसके बाद सॉवरेंटी और नॉन अलाइनमेंट, दोनों ही कंट्रीज इन्हें सपोर्ट करती हैं। सॉवरेंट, वो जो पावर ब्लॉक अब 1947 की बात हुई ना इंडिपेंडेंट के बाद से, तो नॉन अलाइनमेंट मतलब न्यूट्रल रहेंगे। हमें किसी, वो जो 3 वर्ल्ड्स याद है, 3 वर्ल्ड वाली स्टोरी, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड, और थर्ड वर्ल्ड वाली कंट्रीज ने बोला था कि यूगोस्लाविया का जो कॉन्सेप्ट आया था नॉन अलाइनमेंट, हम न्यूट्रल रहेंगे, दोनों पावर ब्लॉक्स के ही साथ हमको नहीं जाना है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन ये 1998 के बाद से होने लगे। तो फ्रांस ने फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री भी थी जिसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ साइन करी थी। कब? जब हमने पोखरण 2 भी कंडक्ट कर लिया, और उसी के साथ इन्होंने हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लगाने की भी बात नहीं करी थी। तो मतलब ये हमारी सॉवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करते हैं। ये फ्रांस के साथ आ गया। अब अगला टारगेट कहां पे है? तो इंडिया एट 100, यानी कि विजन
47। तो 25 साल हो जाएंगे साथ में कोऑपरेशन के, और ये आपके जैसे 2047 में हम पहुंचेंगे। और दूसरा बेस्ट चाइल्ड डे, ये कौन सा यहाँ पे, हाँ, इंडियन जो पीएम थे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर भी बुलाया था, तो इनका फेस्टिवल आ गया ये। एंड देन चीफ गेस्ट भी थे मैक्रोन, याद होगा आपको 2024 के इंडिया के रिपब्लिक डे के अंदर। अभी कौन थे? अभी यूरोपियन यूनियन के थे, ईयू के प्रेसिडेंट भी, और यू के यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट भी, कॉस्टा और उर्सुला, तो दोनों आए हुए थे इस बार हमारा इकोनॉमिक बेस था रिपब्लिक डे पे। देन ईयर ऑफ इनोवेशन बोला गया है 2026 को, क्योंकि अभी तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन करेंगे, एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी, एवरीथिंग। इसके बाद डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, दो कर एग्जाम्पल आपको पता ही है, सिग्मा 30N आ सकता है, हैमर आ सकता है, तो ये भी फ्रांस के साथ डील साइन हुई है। इसके साथ सैफरन HAL फाइटर जेट इंजन को प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन में भी हमें फ्रांस हेल्प करने वाला है। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मेरीन जेट्स, तो ये डील भी अभी फ्रेश ही है। ये होगी है प्रोक्योरमेंट, इसके बाद जो फ्रेश वाली है वो 114 राफेल जेट्स की है, ये होगी है, जब 36 थे। हाँ, यही मेन बैक थ्रो भी बोल सकते हो आप, कैसे कि इंडिया इस बार फ्रांस ने बोला है इंडिया को थैंक यू कि आप हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी एंटर इन करने दे रहे हो। पर एक जो हर्डल अभी भी आएगा वो बनाने में हेल्प करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी हमें बता के नहीं जाएंगे। वो जो मेन एरिया रहता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं रहे, हाँ वही है ना कि आप खुद बना लो, वही वाली स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इंडिया ने बोला है हम अपने SMR बनाएंगे, 2032 तक का ये टारगेट लेके चले हैं। और एडवांस्ड न्यू मॉड्यूलर रिएक्टर, मतलब इसमें नेक्स्ट जनरेशन के सारे फीचर आप ऐड ऑन करोगे, तो इसमें भी फ्रांस ने इंडिया को हेल्प करने को बोला है। और इंडिया ने एक टारगेट भी लिया है कि 100 गीगावाट की एनर्जी हम न्यूक्लियर टेक का यूज करके करेंगे, तो ये भी आ जाएगा। देन देयर इज इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, ये जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस आ गई, जहां पे आपने कहीं ना कहीं, अच्छा यहाँ पे अब जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस पढ़ ली, यहाँ इंडिया वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे इंडियन ओशियन आ गया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया आ गया, पैसिफिक वाला पार्ट, ये अमेरिका वाला पार्ट। देन उसके बाद आप आगे पहुंचोगे अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे आ गया यूरोपियन पार्ट, यहाँ पे फ्रांस लोकेटेड है, नीचे की तरफ स्पेन था, यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी आएगी? मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन। फिर यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन, यहाँ पे दोबारा से रेड सी, और यहाँ पे अरेबियन सी, और दोबारा पहुंच गए हम इंडिया के पास। एक कॉरिडोर का नाम बता दो। वेरी गुड, आईमेक। अभी आईमेक जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मेंटेन है, अदर नहीं, इस बारी इजराइल को लेके ज्यादा है, और सोमालिया की प्रॉब्लम्स जो इमर्ज कर रही हैं उसको लेके ज्यादा है। तो ये ट्रेड रूट को हम स्विच भी तो कर रहे थे, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कि एक तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी कनेक्टिविटी मिलेगी, प्लस रशिया, उनके साथ भी हम टच कर जाएंगे, यहाँ से रास्ता भी अपने को लंबा पड़ता है। पर इमैक कॉरिडोर जब आप देखते हो वो इंडिया से चलता है, मिडल ईस्ट में जाता है, फिर यूरोप आप पहुंचते हो। पर यहाँ पे इजराइल ने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं इस टाइम पे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं यूरोप के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी के लिए हर्डल बन के आती हैं। आगे मेंशन भी करा होगा कहीं ना कहीं मैक का। इसके अलावा रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे, तो एम्स न्यू दिल्ली आ गया, देन पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट आ गया, तो दोनों एक दूसरे की तरफ, यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी जाते हैं एक दूसरे के समिट्स को अटेंड करने के लिए। एंड स्पेस कोऑपरेशन, हमारी स्पेस एजेंसी और इनकी स्पेस एजेंसी, उनकी भी पार्टनरशिप रहेगी। इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। तो CNES, CAS होता, फिर कौन होता? ये कनाडा की है, सॉरी CSA, ये कनाडा स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, सैटेलाइट लॉन्चिंग, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, सारी ही चीजों के ऊपर ये फोकस करने वाले हैं। माइग्रेशन, अभी के लिए यहाँ लिखा है वीजा फ्री एयरपोर्ट ट्रांजिट, 6 महीने के लिए ये पायलट बेसिस पे चलेगा। अभी कंडीशंस इसकी पूरी शो नहीं करी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के साथ ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से आप आओ फ्रांस घूमो विदाउट वीजा, पूरा वीजा फ्री कर दिया जाएगा या अराइवल पे दिया जाएगा। कंडीशन टू बी मेंशन लिखा हुआ था कि अभी बताई जाएंगी क्या क्या कंडीशन, और पायलट लिखा है, मतलब 6 महीने के लिए इसको एज अ ट्रायल बेसिस पे चलाया जाएगा। टारगेट कितना है? तो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में बुलाना है बाय 2030। देखा तो इसको अच्छे से ही जाएगा, पर यहाँ पे ब्रेन ड्रेन भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि फ्रांस तो जो इंटेलेक्चुअल होंगे, टैलेंटेड लोग होंगे, उन्हीं को इन्वाइट करेगा, ठीक। इसके बाद ग्लोबल व्यूज भी चेंज कर रहे हैं। कहां पे चेंज हो जाते हैं? जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आता है, फ्रांस ऑब्वियस सी बात है किसे सपोर्ट करेगा? नहीं, रशिया और यूक्रेन में, यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की जब बात करें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर आ जाते हैं, पर इंडिया का स्टांस न्यूट्रल भी रहता है या प्रो रशिया चला जाता है, तो वहां पे थोड़े से व्यूज में डिफरेंसेस आएंगे। और इसके अलावा
कुछ बैरियर्स भी हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है फ्रांस, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की प्रोसीडिंग को फॉलो भी करना पड़ता है, वो हर्डल बन सकता है। अदरवाइज ठीक ठाक डिफेंस रिलेशन है अगर इंडिया और फ्रांस को देखोगे। एंड डिफरेंस है हमारी लेबर, अगेन लेबर की प्रॉब्लम सब जगह पे ही है इंडिया को लेके कि स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, तो स्किलिंग आप करें, अपग्रेडेशन करें, एनवायरमेंट और डेटा स्टैंडर्ड्स, तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डिलेस, इंडिया में ये प्रॉब्लम भी रहती है, हम प्रोजेक्ट अनाउंस पहले कर देते हैं, बाद में डिले हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शनिज्म, ये फ्रांस फॉलो करता है कि हम टेक्नोलॉजी नहीं बताएंगे, बना के आपको दे देंगे, तो बताएंगे नहीं। रीजनल इंस्टेबिलिटी, एमैक का आपने पढ़ लिया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो सबसे पहला फोकस तो कनेक्टिविटी पे ही किया, दैट इज एमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो यहाँ पे एक मिनिस्ट्रियल मीट भी है 2026 की, अभी एक होगी है, इसके बाद मल्टीपल होंगी कि एमैक को जितना जल्दी हो सके ओपन करा जाए। हाँ जी, बताना ये वाला पोर्ट कहाँ पे मिलेगा? ग्रीस, ठीक है, ग्रीस याद रखना। सलामिस बे कहाँ पे है? ग्रीस। तो ये दो लोकेशंस बार बार न्यूज में भी आई थी, याद रखना। हाइफा पोर्ट कहाँ है? इजराइल, इजराइल, गुड। अल गुवाहित, जाबेल अली बताओ पहले। ये यूएई में है, फिर आप अंदर गए थे, वहां पे अल गुवाहत ही था, वो यूएई के पार्ट में आता है। चलो ठीक है। यूएनएससी में रिफॉर्म्स, अब फ्रांस तो खुद परमानेंट 5 का मेंबर है ही, इंडिया भी चाहता है कि हमको भी जरा मेंबरशिप मिल जाती। उसके बाद डेमोक्रेटाइजिंग एआई, इस पे तो फोकस अभी नहीं करा है कि एआई जो है उसकी इंटीग्रेशन सभी को मिल जाए, इंक्लूजन हो जाए। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें अगेन फ्रांस आगे ही है इंडिया से, तो क्लाइमेट रेजिलियंट और इवन इंटरनेशनल सोलर लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया ने जब शुरू करा था तो साथ में कौन था? फ्रांस। और पीपल टू पीपल टाई, यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्लासेस, ताकि जो फ्रेंच एजुकेशन है वो भी वाइडन अप हो सके। इवन आप बड़े सारे प्राइवेट स्कूल्स में देखोगे तो फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो सिखाई भी जाती है ना। आबे से ते ऐसे चलती है ना उनकी एबीसीडी, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। चलो ठीक है, ये तो आ गई पार्टनरशिप, जो इन्होंने मोटे मोटे पार्टनरशिप की डिटेलिंग दी थी। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है G7 का समिट, जो 2026 का होगा फ्रांस में। यहाँ पे वेन्यू लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सी सिटी के अंदर होगा, कौन सी लोकेशन पे होगा, तो फ्रांस में ये होगा। तो इनविटेशन इंडिया को दे दिया गया है फ्रांस के थ्रू, और वेन्यू रहेगा एवियन फ्रांस, होस्ट कंट्री भी कौन है? फ्रांस। तो ये 52nd समिट रहेगा। समिट का जो एडिशन होता है कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता है, फिर वो 15 और 16 पे कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे ब्रिक्स का जब सवाल पूछा था तो उन्होंने समिट का एडिशन भी पूछा हुआ था साथ में, कि पक्का श्योर हो कि यही वाला समिट था। समिट तो खैर ठीक ही लिखा था, ये वाला 52nd रहेगा, भूल जाते हैं ये, पर रिसेंट वाला याद रख लेना, फिर पीछे को सब्ट्रैक्ट कर लिया करो, क्योंकि 3-4 साल का तो वेन्यू आपने देखा ही होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ 7। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप बना था, मतलब ऐसा नहीं था कि बाइंडिंग होंगे इसके, जो भी प्रोसीडिंग्स निकल के आएंगी। बना कब था? जब 1970s के टाइम पे ऑयल क्राइसिस आते हैं और जो प्राइस थे इंस्टेबल कर जाते हैं एकदम से। ऑयल का जो एक्सपोर्ट था उस पर लगा दिया था एम्बार्गो, कि हम इसको अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अब देखते हैं तुम तेल कहाँ से लेके आओगे। अरेबियन जो कंट्रीज थी उन्होंने ये सारी करी थी, जिन्हें ओपेक कंट्रीज भी बोला जाता है। अब ऐसी इंस्टेबिलिटी आगे ना आए, तो इन्होंने बोला कि बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज देखते हैं, जिनके पास इकोनॉमी वगैरह ठीक ठाक है, उनको आगे बुलाते हैं और एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं पहले। तो उस टाइम पे जब इसको बनाया गया 1975 में, आज के टाइम पे आप देखते हो कि टोटल कितने हैं? 7 हैं, 7। G7 नाम से तो पता लग रहा है। ये इसके टोटल कंट्रीज आ जाते हैं, जापान, यूएस, यूके, इटली, कनाडा, जर्मनी एंड फ्रांस। अब ये जो कनाडा था 1975 में इसका मेंबर नहीं था, ठीक है, ये याद रखना। तो पहले कितने थे? सिर्फ 5 ही थे। फिर कनाडा की एंट्री हुई 1976 के अंदर, अगले साल ही होगी थी। फिर कनाडा की एंट्री हुई तो क्या बन गया? G6। फिर उसके बाद जाके जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है 1998 में, इसमें एंट्री हो जाती है रशिया की। हाँ, G6 था पहले, G5 लिख दिया है यहाँ पे, तब हुआ नंबरिंग में, पहले G6 आएगा। G6 फिर +1 हुआ कनाडा, बन गया G7। फिर उसके बाद जाके एंट्री हुई रशिया की, तो बन गया G8। फिर 2014 का टाइम पीरियड आया। कल आपने क्रीमिया के बारे में देखा था, क्रीमिया को जैसे ही रशिया ने एनेक्स करा तो इनको बाहर निकाल दिए गए, फिर दोबारा क्या बचा? G7। तो पहले G6, फिर G7, फिर G8, फिर दोबारा से G7। तो इस तरह से ये ग्रुप ऑफ 7 फॉर्म होता है। तो आज के टाइम पे इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं। फ्रॉम 1975 G6। एक एंट्री हुई कनाडा की, ये कब हुई थी? अगले ही साल 1976। फिर 1998, 96 था या 98 था? ठीक है, 7 था। यहाँ पे एंट्री होती है रशिया की। फिर उसके बाद कितनी बन गई? 8। 2014 में एक सब्ट्रैक्शन हो जाती है क्रीमिया की वजह से, कि रशिया ने इनको एनेक्स करा था, और क्या बचा दोबारा से?
G7, तो आज के टाइम पे आप G7 ही देखोगे। तो ये तो स्टोरी थी इनकी, आउटकम्स इनकी कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ये होगा सबमिट, तो आउटकम आपको मिलेंगी जून और जुलाई के आसपास। पर उससे पहले ढंग से पेपर कर लेना, ताकि आपको मेंस में उसका अपॉर्चुनिटी मिले कि आउटकम्स लिखनी है, ठीक है। तो ढंग से पढ़ लेना इसके बारे में। ये सारे मेंबर्स आगे, और यूरोपियन यूनियन का भी पूछा जाता है। जर्मनी है यूरोपियन यूनियन का मेंबर, तो पर यहाँ पे लिखा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एज अ ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट करता है, बट G7 के अंदर फिर जर्मनी क्यों है? जब यूरोपियन यूनियन को बोला कि आप तो साइड में हो, पैसा ठीक ठाक था उनके पास, तो इसी वजह से जर्मनी भी था। वैसे आपने सेम G20 वगैरह जब देखा था तो जर्मनी अलग से भी था, प्लस यूरोपियन यूनियन को भी आप अलग से काउंट करते हो। क्यों? पैसे की कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा थी, तो यहाँ पे पैसा भी कई बार आपको अलग से रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो याद रखना उसे भी। G8 हाँ 1997 था। और एक्सपांडेड एजेंडा आज के टाइम पे ना सिर्फ ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ग्लोबल गवर्नेंस, सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है। एंड इवन आपकी जब डिफेंस की मीट्स होती हैं तो उसमें भी अब क्लाइमेट चेंज को इंक्लूड कर दिया गया है, तो क्लाइमेट चेंज आपको लगभग हर एरा के अंदर मिलेगा। मैक्रो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो इनका फंक्शनिंग रहता है, तो पहला तो पैसा ही बोला, तो सबसे पहले अलाइन फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज, और जिनके लिए ये हेल्प आउट करती हैं उनको कुछ हेल्प भी कर देती हैं कि लोन आपको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम पे कर देंगे। तो इस तरह से इन्फ्लेशन को भी एड्रेस करती हैं, और कोई डेट क्राइसिस चल रहे हैं उनके ऊपर भी चेक रखती हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ना हो उनके ऊपर भी चेक रखती हैं। इवन जब बना था तो उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसोर्सेज के क्राइसिस, जो कि स्पेशली ऑयल था, वही चल रहे थे, तो वही सारा सेम फंक्शन आज भी ये परफॉर्म कर रहे हैं। ग्लोबल गवर्नेंस इन्फ्लुएंस अगर देखोगे तो ट्रेड, डेवलपमेंट फाइनेंस, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, देन उसके बाद मल्टीलेटरल रिफॉर्म, इन सभी पे रहता है। मतलब इन शॉर्ट जो भी सिक्योरिटी डायलॉग्स में आप पढ़ते हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। क्लाइमेट लीडरशिप, आज के टाइम पे क्लाइमेट में हम एक ही चीज पढ़ते हैं, दैट इज क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें एक एग्जांपल भी आता है। देन मिनिस्ट्रियल ट्रैक कैसे रहता है, तो सेक्टर स्पेसिफिक रहता है। फाइनेंस वाला, फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा प्रोवाइड कर देगी। देन देयर इज हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, इन्होंने एक इनिशिएटिव भी लिया एआई समिट के अंदर। कौन सा था वो? सही था। बोध किसका था? वो कानपुर का आईआईटी आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशिएटिव अलग अलग थे, ठीक है। सिग्निफिकेंस तो 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर G7 को इन टोटो देखोगे तो ये सारे डिफरेंसेस थे।